नमस्कार। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा फैसला हुआ है जो शायद इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम में इजराइल ने एक ऐसे देश को मान्यता दी है जो पिछले 30 सालों से दुनिया से अपनी पहचान मांग रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इजराइल ने अचानक सोमालीलैंड को मान्यता देकर पूरी दुनिया को हैरान क्यों कर दिया? क्या ये बस एक डिप्लोमैटिक मूव है या फिर इसके पीछे लाल सागर को कंट्रोल करने की कोई बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये वाकई एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। तारीख थी 26 दिसंबर 2025। एक वीडियो कॉल के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने दुनिया के सामने एक ऐसी घोषणा की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इजराइल ने ऑफिशियली सोमालीलैंड को एक आज़ाद और संप्रभु देश मान लिया है। और ये फैसला इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि 1960 में मिली छोटी सी आज़ादी के बाद से इजराइल पहला यूएन मेंबर देश बना है जिसने सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर स्वीकार किया है। समझिए, दशकों की गुमनामी के बाद ये एक जियोपॉलिटिकल भूचाल जैसा है। लेकिन ये सोमालीलैंड आखिर है क्या? बहुत से लोगों ने शायद इसका नाम भी ठीक से न सुना हो। ये एक ऐसा देश है जो पिछले 30 सालों से मौजूद तो है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर लगभग अदृश्य था। देखिए, सोमालीलैंड की कहानी में कई उतार चढ़ाव हैं। 1960 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली। कुछ देशों ने इसे मान्यता भी दी, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद ही इसने इटालियन सोमालिया के साथ मिलकर सोमाली रिपब्लिक बना लिया। ये रिश्ता तब टूट गया जब 1991 में सोमालिया में भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया और सोमालीलैंड ने फिर से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। तब से लेकर अब तक ये बिना किसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के एक देश की तरह ही काम कर रहा है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ है सोमालीलैंड, जहां पिछले 30 सालों से, आप सोचिए, 30 सालों से एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, शांति है, अपनी खुद की करेंसी है। और दूसरी तरफ है सोमालिया, जो दशकों से गृहयुद्ध, अस्थिरता और अल शबाब जैसे खतरनाक आतंकी गुटों की चपेट में है। लेकिन दुनिया ने किसे मान्यता दी? अस्थिर सोमालिया को, और स्थिर सोमालीलैंड को नजरअंदाज कर दिया। है ना ये अजीब बात? तो सवाल ये है कि इतने सालों बाद इजराइल ने अचानक ये कदम क्यों उठाया? इस फैसले के पीछे उसका असली मकसद क्या हो सकता है? चलिए इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। इजराइल के लिए ये फैसला एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। सबसे बड़ी वजह है रेड सी की सिक्योरिटी। सोमालीलैंड की लोकेशन बाब अल मंदेब स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर है, जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। यहां अपनी मौजूदगी बनाकर इजराइल न सिर्फ ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर नजर रख सकता है, बल्कि अफ्रीका में ईरान और तुर्की के बढ़ते असर को भी काउंटर कर सकता है। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। एक आंकड़ा बताता हूं जिससे इसका असली पैमाना समझ आएगा। हूती हमलों की वजह से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों का खर्चा पता है कितना बढ़ा? पूरे 300%। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया का करीब 12% ट्रेड इसी रास्ते से होता है तो ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाती है। और यही वजह है कि इजराइल इतना परेशान है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सोमालीलैंड के लिए तो ये मान्यता किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इससे उसे वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल सकेगा, और तो और इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में सहयोग से उसकी तरक्की को एक नई रफ्तार मिल सकती है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े फैसले पर दुनिया चुप तो नहीं बैठने वाली थी। चारों तरफ से रिएक्शंस आने लगे और एक नया डिप्लोमैटिक बवंडर खड़ा हो गया। देखते हैं किसने क्या कहा। सबसे तेज और तीखा रिएक्शन आया सोमालिया से, जो सोमालीलैंड को आज भी अपना ही एक हिस्सा मानता है। उसके लिए तो ये सीधे सीधे उसकी सॉवरेनिटी पर हमला है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने इसे शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया और यूएन में कानूनी कार्यवाही की धमकी भी दे डाली। और पूरी दुनिया इस मुद्दे पर एकदम बटी हुई नजर आ रही है। सोमालिया और अफ्रीकन यूनियन इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे पूरे अफ्रीका में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका का रुख थोड़ा नपातुला है, जबकि चीन और रूस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के सिद्धांत पर कायम है। और इन सब के बीच हूती विद्रोहियों ने तो खुली धमकी दे दी है कि वो इस इलाके में इजराइल की किसी भी मौजूदगी को निशाना बनाएंगे।
ये फैसला सिर्फ रणनीतिक ही नहीं है, इसके साथ कई पेचीदा कानूनी और नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं, जो इस मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सोमालिया और उसके साथी देश टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत की दुहाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी देश की सीमाओं का सम्मान होना चाहिए और कोई भी बाहरी ताकत उसे बदल नहीं सकती। ये यूएन चार्टर का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन इसके जवाब में सोमालीलैंड सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार की दलील दे रहा है। इस सिद्धांत का मतलब है कि लोगों को ये तय करने का हक है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और अपना पॉलिटिकल स्टेटस क्या बनाना चाहते हैं। तो यहां पर कानून के दो बड़े सिद्धांतों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहां से आगे क्या होगा। इस फैसले के बाद कौन कौन से सिनेरियो बन सकते हैं। चलिए बेस्ट केस सिनारियो की बात करते हैं। हो सकता है कि ये पार्टनरशिप कामयाब हो जाए, इजराइल की टेक्नोलॉजी से सोमालीलैंड की पानी और खेती की समस्याएं सुलझें और बदले में रेड सी के ट्रेड रूट्स सेफ हो जाएं। क्या पता अमेरिका और दूसरे देश भी सोमालीलैंड को मान्यता दे दें, जिससे इस पूरे इलाके में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आए। लेकिन एक डरावना सिनेरियो भी है। हो सकता है कि इस फैसले से इजराइल अफ्रीका में और भी अकेला पड़ जाए। तुर्की और ईरान सोमालिया को हथियार देकर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर सकते हैं, जिससे रेड सी अस्थिरता का एक नया हॉटस्पॉट बन जाए। हूती हमले और बढ़ सकते हैं और सोमालीलैंड के अंदर ही कबीलों के बीच हिंसा भड़क सकती है, जो एक बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इजराइल का ये कदम लाल सागर में शांति का एक नया दौर शुरू करेगा, या फिर ये एक ऐसे नए संघर्ष का सिग्नल है जो पूरे इलाके को अपनी आग में झोंक सकता है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा। यह विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक और जानकारी देने के मकसद से किया गया है। इसे किसी भी तरह की राजनीतिक, मिलिट्री या निवेश की सलाह न समझा जाए। इस जटिल विषय पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।